कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया के खूबसूरत जंगलों से घिरे एक शहर पैराडाइज से होती है। शाम के तकरीबन 4 बजे हम देखते हैं एक स्कूल बस जो जंगल के रास्ते से गुजरती हुई बच्चों को उनके घर छोड़ रही होती है। इस बस का ड्राइवर केविन होता है, जो अब सब बच्चों को ड्रॉप करने के बाद बस को पैराडाइज सिटी के पार्किंग लॉट में लाकर रोक देता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसकी बॉस रूबी उसे याद दिलाती है कि सुबह 6 बजे उसकी अगली शिफ्ट है। केविन हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि घर के खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। रूबी अफसोस से कहती है कि फिलहाल कोई एक्स्ट्रा काम अवेलेबल नहीं है, अगर हुआ तो बताएगी। ये सुनकर केविन थोड़ा उदास हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचते ही उसे वेट का कॉल आता है, जो बताती है कि उसके डॉग का कैंसर अब पूरे जिस्म में फैल चुका है। ये सुनकर केविन दिल से उदास हो जाता है और फौरन अपने डॉग के पास चला जाता है और उसे प्यार से गोद में उठाकर अंदर ले आता है। घर में उसकी माँ कैट कहती है कि तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारा बेटा शोन आज स्कूल से जल्दी वापस आ गया है। केविन सोचता है कि शायद शोन ने स्कूल से बचने के लिए नाटक किया है। अब गुस्से में वो उसके पास जाकर समझाता है, अब तुम 15 साल के हो गए हो, थोड़ा जिम्मेदार बन जाओ। लेकिन शोन म्यूजिक की आवाज और तेज कर लेता है। फिर वो जवाब देता है कि आप भी तो केयरलेस थे, मैं भी आप जैसा हूँ। ये बात केविन के दिल को छू जाती है और वो उदासी में रोने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद वो अपने डॉग को वेट के पास ले जाता है, जहाँ वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कुछ आखिरी पल गुजारता है और आखिरकार वो उसे हमेशा के लिए खो देता है। इसी दौरान इधर पहाड़ी इलाके में तेज हवाओं की वजह से एक बिजली का तार टूट जाता है और एक चिंगारी से भयानक आग लग जाती है। ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि आसपास के जंगल में धुआं भरने लगता है। अब अगली सुबह केविन अपनी शिफ्ट पर वापस आता है। रूबी उसे याद दिलाती है कि बस का मेंटेनेंस का वक्त आ गया है, इसलिए वो बच्चों को छोड़कर थोड़ा जल्दी वापस आ जाए। केविन सिर हिलाकर हाँ कहता है और फिर बस लेकर निकल पड़ता है। इधर पहाड़ी इलाके के रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर वहीं आग देखकर कंट्रोल रूम को अलर्ट करता है। कंट्रोल रूम कैमरा फुटेज चेक करके कंफर्म करता है कि वाकई आग लगी हुई है और फिर फौरन अपनी फायर फाइटर टीम को भेज देता है। मगर आग रास्ते से बहुत दूर लगी हुई थी और बिजली के तारों की वजह से आग और भी तेज बढ़ रही होती है। अब फायर फाइटर टीम शॉर्टकट से उस आग तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें रास्ते बंद मिलते हैं और वो मजबूरन वापस मुड़ जाते हैं। इधर केविन अपने रास्ते पर सब बच्चों को पिक करके जंगल के दरमियान बने स्कूल में छोड़ता है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है कि शॉन की तबीयत अब और खराब हो गई है और उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। इसी दौरान रूबी का भी कॉल आता है कि मैकेनिक आ गया है, इसलिए जल्दी वापस आ जाओ। उधर फायर चीफ रे भी अपनी टीम के साथ वापस लौटकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है ताकि आग तक पहुंचा जा सके। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक और जगह आग लग चुकी है। चीफ फौरन उस इलाके में काम कर रहे अपने एक इंजीनियर से संपर्क करता है। इंजीनियर बताता है कि वहां भी आग बहुत तेजी से फैल रही है। इंजीनियर वहां मौजूद लोगों को कारों के जरिए शहर की तरफ भगाने लगता है, जबकि जिनके पास कार नहीं होती उन्हें इंजीनियर अपने ही ट्रक में बिठाकर बचाने की कोशिश करता है। फिर चीफ फौरन एयर टैंकर्स भेजता है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। इधर केविन वापस आते हुए रास्ते में रुककर मेडिकल स्टोर से अपने बेटे शोन की दवा लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसके सामने से कई फायर ट्रक तेज रफ्तार से गुजरते हुए दिखते हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है और समझ जाता है कि जंगल में आग लग गई है। फिर वह रूबी से गुजारिश करता है कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे घर जाना जरूरी है, लेकिन रूबी सख्ती से कहती है अगर तुम समय पर नहीं पहुँचो तो अपनी शिफ्ट के साथ नौकरी भी खो दोगे। केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर केविन देखता है कि सामने जंगल में लगी आग अब सिटी की तरफ बढ़ रही है। वह फौरन अपने बेटे शॉन को एक वॉइस नोट भेजता है, बेटा शायद मुझे थोड़ी देर हो जाए और तुम न्यूज चैनल्स पर आग के हालात देखते रहना और हो सकता है कि ये आग हमारी सिटी की तरफ भी आ जाए। अगर हालात खराब हों तो अपनी दादी के साथ गवर्नमेंट सेफ हाउस निकल जाना। स्कूल के टीचर्स भी अब आग की शिद्दत समझकर बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ भेजने लगते हैं, मगर अभी भी 22 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके पेरेंट्स शहर से बाहर होते हैं। उन बच्चों को सेफ एरिया तक ले जाने के लिए एक बस की जरूरत होती है। टीचर मैरी फौरन रूबी को कॉल करके मदद मांगती है। इसी वक्त केविन को अपनी एक्स वाइफ लिंडा की कॉल आती है। वो कहती है मुझे मालूम है कि तुम्हारे वालिद के गुजर जाने के बाद जिंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन शोन के बारे में भी सोचो। तुम्हारी जिंदगी बिखर गई है और अब शोन तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। ये सुनकर केविन के दिल पर बोझ सा पड़ता है। जज्बाती होकर वो शॉन को एक वॉइस नोट भेजता है, मैं घर वापस आ रहा हूँ बेटा। ये कहकर
वो डिपोट जाने के बजाय बस का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त रेडियो पर रूबी की आवाज सुनाई देती है जो सब ड्राइवरों से मदद मांग रही होती है कि कोई एक ड्राइवर स्कूल में फंसे हुए 22 बच्चों को निकालने चले जाए। लेकिन सब अपने रूट्स पर फंसे हुए होते हैं और मना कर देते हैं। मगर केविन एक पल के लिए सोचता है, फिर अपने बेटे के पास जाने के बजाय उन 22 बच्चों की मदद करने का फैसला करता है। वो रूबी को बताता है कि वो उन बच्चों को लेने जा रहा है। रूबी सुकून की सांस लेती है और उसे शुक्रिया कहती है। थोड़ी देर बाद केविन स्कूल पहुंचता है, जहां वो टीचर मैरी से मिलकर सब बच्चों को बस में बिठाता है। वो मैरी से कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं बच्चों को छोड़ तो सकता हूँ लेकिन उन्हें अकेला संभाल नहीं पाऊंगा। मैरी प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके केविन के साथ बस में बैठ जाती है। लेकिन जब वो निकलते हैं तो मेन रोड पर पूरी तरह ट्रैफिक जाम होती है। ट्रैफिक और आग देखकर केविन अपना रास्ता बदल देता है। ये सब देखने के बाद सब बच्चे घबराकर रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन केविन मैरी को तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। केविन सबको यकीन दिलाता है कि वह सब लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा देगा। आगे चलते हुए केविन और मैरी बातें करते हैं। मैरी बताती है कि उसका भी 15 साल का बेटा है जिसे लेने वह खुद जाने वाली थी, लेकिन अब उसकी बहन जा रही है। फिर इसके बाद बच्चों के डर को देखकर मैरी उन्हें तसल्ली देने लगती है और केविन भी अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता है। इसी बीच आग पूरी पैराडाइज सिटी और यहाँ तक के हॉस्पिटल भी इस आग की लपटों में आ जाता है। मजबूरी में रूबी को भी दूसरे लोगों के साथ डिपो से निकलना पड़ता है क्योंकि आग अब यहाँ भी पहुंच चुकी थी। इसलिए अब केविन से उसका रेडियो कनेक्शन कट जाता है। चीफ रे अपनी टीम के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि सब लोगों को शहर से बाहर सुरक्षित निकाला जाए। दूसरी तरफ केविन की बस दोबारा फिर से ट्रैफिक में फंस जाती है। उसे ख्याल आता है कि शॉन और उसकी दादी तक इवैक्यूएशन का मैसेज नहीं पहुंचा होगा। वह घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी उन्हें रजिस्टर ही नहीं किया था और उसकी माँ को कार चलानी नहीं आती थी। तभी इनके पास का घर आग की लपटों में आ जाता है। मैरी फौरन बच्चों को खिड़कियों से दूर कर देती है। फिर घबराहट में केविन मैरी को जबरदस्ती ड्राइविंग सीट पर बैठा देता है और खुद बाहर जाकर ट्रैफिक क्लियर करने लगता है। रास्ता साफ होने पर मैरी, जिसे ड्राइविंग नहीं आती, मुश्किल से बस थोड़ा आगे बढ़ा लेती है और फिर केविन वापस आकर ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब सिटी स्कूल पहुंचने वाले हैं जहां उनके पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। मैरी मुस्कुराकर मजाक में कहती है, तुम तो अच्छे ट्रैफिक कॉप बन सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, पूरा स्कूल जला हुआ मिलता है और वहां कोई नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता बचा होता है। इसी दरमियान अचानक बस में एक लड़की को पैनिक अटैक आ जाता है। मैरी फौरन उसे संभालती है जबकि केविन मुश्किल रास्ते पर बस संभालने लगता है। अथॉरिटीज के हिसाब से अभी भी 30,000 के आसपास लोग आग में फंसे हुए होते हैं। चीफ पावर कंपनी को कहता है कि बिजली का कनेक्शन तुरंत काट दिया जाए ताकि जली हुई तारों से आग और न बढ़े। मगर मैन्युअली पावर कनेक्शन बंद करने में देर हो जाती है। इधर बस में एक लड़का टोबी रोते हुए कहता है कि शायद वो अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन केविन उसे वादा करता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। तभी इसी बीच रास्ते में बिजली के खंभे और तारें नीचे गिरने लगते हैं और केविन मुश्किल से बस को बचाकर आगे बढ़ाता है। लेकिन हालात खराब देखकर उसे बस को एक कच्चे रास्ते से दूसरे हाईवे पर ले जाना पड़ता है, पर वहाँ भी सब कुछ बंद मिलता है। हर तरफ लोग जल रहे होते हैं, लूट मार मची होती है और कुछ हथियारबंद लोग उनकी बस में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन केविन तेज रफ्तार से बस को एक पतले रास्ते में डालकर निकल जाता है। बच्चे अब बस में गर्मी और प्यास से परेशान हो जाते हैं। धुआं अंदर न आए इसलिए एसी भी बंद करना पड़ता है। मजबूरी में बस रोककर मैरी पास के छोड़े हुए घरों में पानी ढूंढने जाती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर एक वैन से कुछ पानी की बॉटल्स निकाल लाती है। केविन उसे पकड़कर वापस बस में चढ़ाता है और दोनों मिलकर आग से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रूबी अब सुरक्षित कैंप पहुंचकर परेशान पेरेंट्स को तसल्ली देती है कि केविन एक जिम्मेदार आदमी है, वह सब बच्चों को वापस ले आएगा। उधर केविन बस को एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले जाता है। तभी कुछ लोकल लोग आकर कहते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह आग से बर्बाद है। लेकिन केविन भी उन्हें बताता है कि पीछे भी आग लगी हुई है, मगर फिर भी वो लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ केविन और मैरी चारों तरफ फैली आग को देखकर समझ जाते हैं कि अब वो फंस गए हैं। वही एक जगह बची होती है जहाँ अभी तक आग नहीं पहुँची। फिर केविन एसी वेंट्स को टेप से बंद करता है ताकि धुआं अंदर न आए और बच्चों का ध्यान हटाने के लिए कहानियां सुनाता है। थोड़ी देर बाद मैरी का हौसला टूटने लगता है, लेकिन केविन उसे समझाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाहर का अंधेरा भी अब जलते दिन जैसा लग रहा होता है। कुछ देर के सुकून के बाद केविन अपने और शून के बिगड़े रिश्ते का जिक्र करता है। वो कहता है कि मैं कभी अच्छा बाप नहीं बन सका, लेकिन आगे से मैरी उसे तसल्ली देती है कि अभी भी देर नहीं हुई। तभी आग बस के पास तक आ जाती है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं। केविन और मैरी दोनों मिलकर बाहर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगते हैं, लेकिन आग इतनी
फैली होती है कि एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाते हैं और आग में जरा फर्क नहीं पड़ता। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, आग के बीच से ही बस को गुजारना। जैसे ही केविन बस स्टार्ट करने लगता है तो बस स्टार्ट ही नहीं होती। फिर केविन मुश्किल से एयर फिल्टर निकालकर किसी तरह इंजन चला देता है और बस को आग और धुएं के बीच तेज रफ्तार से भगाता है। धुआं उसकी आंखों को अंधा कर रहा होता है, लेकिन वह रुका नहीं और बस को चलाता रहता है। बच्चे भी जोर से चिल्लाते हैं, मगर मैरी उन्हें संभालती है। केविन भी झुलसे हाथों से स्टीयरिंग पकड़े रखता है और आखिरकार सबको लेकर आग के इलाके से सेफली निकल आता है। सब आंसुओं के साथ सुकून की सांस लेते हैं और मैरी केविन को देखकर मुस्कुराती है। केविन भी यकीन नहीं कर पाता कि वो वाकई बच गए हैं। कुछ देर बाद केविन बस लेकर कैंप पहुंचता है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर खुशी से रो पड़ते हैं। टॉबी भी अपनी माँ से मिलकर खुश होता है। बस के अंदर मैरी केविन से कहती है, तुमने कमाल कर दिया, और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। बाहर सब लोग केविन की बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे असली हीरो कहते हैं। अब मैरी भी अपने परिवार से मिलकर रोने लगती है। केविन जब बस के जले हुए हिस्सों को देखता है तो उदास होता है और फिर वो बाहर आ जाता है। तभी रूबी मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। केविन कहता है, लगता है अब सच में मेंटेनेंस का टाइम आ गया है। थोड़ी देर बाद केविन को अपनी माँ मिल जाती है, जिसे पड़ोसियों ने बचा लिया था। उसकी माँ कहती है कि शोन अपनी माँ के साथ सुरक्षित है। अब एक हफ्ते बाद आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन पैराडाइज अब राख बन चुका होता है और केविन अपने जले हुए घर जाता है, जहाँ उसे अपनी और शोन की जली हुई तस्वीर मिलती है। तभी शॉन पीछे से दौड़कर आता है और अपने बाप को गले लगाता है। दोनों आंसुओं के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। दूर से शोन की माँ उन्हें देखकर मुस्कुराती है। आखिर में लिखा आता है कि ये आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसमें 13,000 से ज्यादा घर जल गए और 85 लोगों की जान गई। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें 13.5 अरब डॉलर का मुआवजा देना पड़ा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।